बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। जब लास्ट टाइम पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारा, उसके बाद कुछ चीजें थी जो ऊपर नीचे हो गई पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद ऐसी कुछ खबरें आई जिससे पाकिस्तान क्रिकेट में यकीनन खुशहाली भी आई और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए स्पेशली बहुत सारी अच्छी खबरें हमें देखने को मिली। लेकिन बदकिस्मती से एक दो चीज सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिसमें सौरव गंगोली जो है उनका कहना है कि ना पाकिस्तान और इंडिया सीरीज जो है वो रमीज राजा के हाथ में है, ना ही मेरे हाथ में है। वो एक जिम्मेदार आदमी है बीसीसीआई के, जबकि रमीज राजा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। और अगर देखा जाए सारे सिनेरियो को, तो ऑफ कोर्स इंडिया की जानिब से जो है वो पॉलिटिकल एक फैक्टर जो है वो आ जाता है बीच में, क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप में मैच हुआ तो उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से जो उनके मिनिस्टर थे उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के दरमियान सीरीज नहीं होनी चाहिए थी, मैच नहीं होना चाहिए था। तो हर जगह पे जहां भी देखा जाए, क्योंकि इंतहा पसंदी जो है वो भारत में बदकिस्मती से चंद एक लोग, बल्कि मोस्टली लोग जो हैं वो ऐसे हैं, जैसे बीजेपी है, उनकी जो रूलिंग पार्टी है, उनके कुछ लोग हैं, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के दरमियान सीरीज या इस तरह की चीजें हों। और स्पेशली इस सिनेरियो में सौरव गंगोली का बयान आ जाना कि हम चाहते हैं लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, ना रमीज के हाथ में है। उसके बाद राहुल द्रविड़ के साथ रमीज राजा की कॉन्वर्सेशन थी जो वर्ल्ड कप के फाइनल में एक वायरल हुई, वो इकट्ठे बैठे थे। और उसके बाद इस तरह की बीसीसीआई की तरफ से भी मायूस कुन स्टेटमेंट आना कि ना हमारे हाथ में है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है। तो ये एक सवालिया निशान है। आईसीसी को स्पेशली इसको देखना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए कि क्या वो चीजें हैं जो पाकिस्तान और इंडिया सीरीज, क्योंकि एशेज को अगर हम देखें तो एशेज जिस तरह से हो रही है, इंग्लैंड और अभी अनाउंस भी हो गई है 9 दिसंबर से एशेज भी शुरू हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो टीम है वो अनाउंस भी कर दी है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी उस तरह की सीरीज जो है, उस तरह की सीरीज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर रेवेन्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एशेज बहुत बड़ी सीरीज है। और हमेशा ही क्योंकि दोनों रिच बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी, तो ये बहुत मैटर करता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसका चाहे इंग्लैंड में आना या जिस तरह इंग्लैंड में एशेज होती है तो एशेज पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो इस तर्ज की जो सीरीज है वो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्योंकि जैसे हमने था कि 24 अक्टूबर को जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ और जिस तरह उसमें जो फाइनेंशियली आईसीसी को जो फायदा हुआ और जो मतलब एक हाई स्कोरिंग मैच था, एक हाई वोल्टेज टाकरा था जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। पाकिस्तान और इंडियन शायकीन जो हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो इस तरह से, इस पॉइंट से पाकिस्तान में एक यकीनन एक बहुत अच्छी चीज थी जो हमें देखने को मिली। और अभी हमने सलमान बट ने ज्वाइन किया है, कौमी क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया सलमान। सबसे पहले तो प्रोग्राम में वक्त देने के लिए आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि अगर वर्ल्ड कप की इनफरादी तौर पर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जल्दी में जीत की खुशी में हम कुछ चीजें जो थी, कुछ खामियां थी वो भूल गए, उन पे हम मतलब जो है वो सामने नहीं आ सकी। तो अगर वर्ल्ड कप को देखा जाए तो कौन सी खामियां ऐसी थी जो वर्ल्ड कप में थी और मुस्तकबिल में हमें उन पे काबू पाने की जरूरत है? ठीक है, सलमान बट से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो अगली सीरीज है, जो शेड्यूल है, जो 19 नवंबर से खेली जाएगी, उसमें 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। उनकी तरफ से अगर बांग्लादेश की तरफ से देखा जाए तो सीरीज जो है उनमें खिलाड़ियों को अनाउंस कर दिया गया है, स्क्वाड को 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। आगे पूरा जो साल है वो क्रिकेटिंग ईयर है और देखा जाए तो आगे बैक टू बैक चैंपियंस ट्रॉफी है, एशिया कप है और T20 वर्ल्ड कप है, फिर 2023 में जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप है, फिर उसी 2023 में ही T20 वर्ल्ड कप भी है, फिर उसके बाद 2024 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, एशिया कप भी है, 2025 में पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो पूरी दुनिया में और कोविड के बाद से स्पेशली पाकिस्तान में भी हो रही हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। हमें सलमान बट ने ज्वाइन किया है। सलमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वर्ल्ड कप पे सबसे पहले बात करते हैं, क्या देखते हैं आप, क्या वर्ल्ड कप में कौन सी ऐसी खामियां थी जिनमें मुस्तकबिल में हमें काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें जीत की खुशी में हम लोग शायद खामियों पर बात करना भूल गए। सलमान, आपको आवाज आ रही है? जी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए।
जी सलमान, आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वर्ल्ड कप पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जीत में कुछ ऐसी खामियां थी जो हम भूल गए पाकिस्तान टीम में, या कुछ ऐसी खामियां थी जिन पर काबू पाने की जरूरत थी, तो जीत की खुशी में हम उन पे बात नहीं कर सके या कर नहीं पाए या जाहिर नहीं हुई। तो ऐसी कौन सी खामियां थी जो पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में हमें नजर आई और उन पे मुस्तकबिल में या अगले वर्ल्ड कप में हमें काबू पाने की जरूरत है? देखिए, हमेशा ऐसी चीजें होती है जिन पे आप मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते जी हैं, चाहे आप जीतें चाहे आप हारें। जी मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो एक्सपीरियंस दो प्लेयर्स थे, शोएब मलिक और हफीज, उनके एक्सपीरियंस से बड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन जी मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक वो लोग खेलेंगे। जी एंड इफ दे डू कैरी ऑन, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया विल बी अ डिफिकल्ट प्लेस फॉर देम। ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जिसके स्कोरिंग एरियाज उनके लिए हो सकता है डिफरेंट हो, क्योंकि मुख्तलिफ है। वो स्पिन डोमिनेटेड जगह नहीं है, वहां पे फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट करना है। जी सो एक तो पाकिस्तान ने उस चीज को काउंटर करना है, जी और दूसरी बात है आपने अपने ऑलराउंडर कैटेगरी जो है जिसमें मोहम्मद वसीम है उसको क्रिकेट खिलानी पड़ेगी। यू जी नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर जो 140 पे बॉल करे। जी हसन अली की फॉर्म में आना जरूरी है, ठीक है, और वो बॉल की रिवर्स पे डिपेंडेंट है। जी अब जब तक बॉल क्राउड में जाके सैनिटाइज होता रहेगा कोविड एसओपीज में, तो वो उनको स्ट्रगल होगी। जी सो ही हैज टू वर्क अपॉन के कौन सा और रास्ता होगा रिवर्स स्विंग के अलावा जिससे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर ठीक है। आपको जो है आप इस टूर्नामेंट में आपकी फील्डिंग बड़ी अच्छी थी, आपका ओपनिंग पेयर बड़ा जबरदस्त था, जी फखर जमान अच्छे नजर आए। उसके अलावा हैदर अली को अब आपको साथ क्रिकेट खिलानी पड़ेगी, जी हैदर अली को आपने डेवलप करना है। तो जी आपके बेसिकली जो पॉजिटिव्स हैं वो तो बड़े क्लियर हैं। शादाब भी फॉर्म में आ गए हैं, शाहीन और हारिस रऊफ ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। शाहीन को अपनी थोड़ी डेथ बॉलिंग पे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। जी आउटस्टैंडिंग है वो न्यू बॉल के साथ, और डेथ में भी वो और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये अमल चलता रहेगा, बट इनके पास ऑस्ट्रेलिया तक 11 महीने 11.5 महीने का वक्त है। उसमें इन्हें तैयार करना है, अपना तेज पिचों के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। अच्छा, अभी आपने जैसे बात की मोहम्मद हफीज की, तो अभी अगर बांग्लादेश की सीरीज में भी बात की जाए तो उन्होंने कहा कि मैं सीरीज नहीं खेलूंगा, किसी जूनियर प्लेयर को मौका दिया जाना चाहिए। तो मुस्तकबिल में, क्योंकि दोनों सीनियर प्लेयर्स थे, शोएब मलिक भी मोहम्मद हफीज भी, तो अगर अगले वर्ल्ड कप में हमारे लिए दोनों प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनको रिप्लेस कर सकते हैं, या इनका बेहतर मुतबादिल क्या हो सकता है पाकिस्तान टीम में? देखिए, आपके पास हैदर अली बहुत टैलेंटेड है, आप उसको प्रिपेयर करें। जी 1.5 साल वो पाकिस्तान की टीम के साथ भी रहे हैं। अभी उन्होंने नेशनल T20 में काफी पहले से उनकी स्ट्राइक रोटेशन बेटर हुई थी, शॉट सिलेक्शन बेटर की थी उन्होंने। जी इसी तरह खुशदिल साथ है आपके, उसने काफी टाइम ले लिया, 1 साल हो गया। जी उसे भी अब क्रिकेट खेलें ताकि उसका पता चले 3-4 महीने में 5-6 सीरीज खेले, उसका पता चले इज ही गोइंग इन द राइट डायरेक्शन जी या आपको चेंज करना है। इफ्तिखार आ गए, इफ्तिखार बड़ी फॉर्म में है। सो जी यू हैव द बॉयज। अब इन्हें जितनी ज्यादा क्रिकेट खिलाएंगे उतना ज्यादा ये लोग एक्सपीरियंस होते जाएंगे, उतना इनको फायदा होगा। और जो भी आपने टीम का जो न्यूक्लियस बनाना है, आई थिंक वो अभी से, क्योंकि 1 साल का टाइम ऐसे ही गुजर जाता है बिफोर यू रियलाइज। जी जी तो अभी से आप उन लड़कों को खिलाना शुरू करें, उनको चांसेस देना शुरू करें और डेवलप करें। ऑस्ट्रेलिया को मद्देनजर रखते हुए, उन पिचों के जहन में रख के उस हिसाब से आप अपनी टीम को डेवलप करें। अच्छा सलमान भाई, अभी आपने बात की बॉलिंग की, जैसे आपने कहा कि हारिस रऊफ में वेरिएशन भी आई उनकी डिलीवरीज में, और वो उनकी बॉलिंग में भी हमें वेरिएशन नजर आया, बेहतरी नजर आई। तो वर्नन फिलैंडर की अगर बात की जाए तो कितना उनका रोल रहा, क्योंकि वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ जो थे वो मतलब आउट ऑफ फोकस थे, लेकिन एकदम से वो आए, वो कंपोज हुए, वो टू द पॉइंट बॉल करते रहे, डिलीवरी में वेरिएशंस आई। वो पहले तेज बॉल करने की कोशिश करते थे, फिर उन्होंने स्लो बॉल भी करना शुरू कर दी, मतलब वेरिएशन नजर आया। लेकिन उसके बराबर में अगर हम देखें तो हसन अली जो थे वो फॉर्म से आउट, तकरीबन आउट हो गए। तो मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो थी वो हसन अली नहीं दिखा सके। तो आप कैसे देखते हैं आगे मुस्तकबिल में वर्नन फिलैंडर को, या फिर पाकिस्तान की बैटिंग को भी अगर देखा जाए तो मैथ्यू हेडन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो स्पेशली अगर बॉलिंग के सेक्शन को देखा जाए तो कितना रोल रहा फिलैंडर का, और मुस्तकबिल में हमें क्या क्या उनको साथ रखना चाहिए, या हसन अली को बेहतर बनाने के लिए क्या केमिस्ट्री नहीं समझ सके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हसन अली जो है वो डिपेंडेंट है रिवर्स स्विंग के ऊपर जी और जो ये वर्ल्ड कप था इसमें कोविड के एसओपीज इस तरह के थे कि जब भी बॉल बाउंड्री से बाहर जाती थी, छक्का लगता था, तो वापस जब आती थी तो अंपायर उसको सैनिटाइज करते थे वेट टॉवल के साथ। जी तो जब गीला तौलिया आप गेंद के ऊपर फेरेंगे तो बॉल की ड्राइनेस सारी खत्म हो जाती है और वो फिर बिल्कुल भी स्विंग नहीं होता। जी तो हसन अली की जो स्ट्रेंथ थी वो तो उस वजह से पूरी जो बाहर ही नहीं आ सकी, जी वो कहीं मौका मिला ही नहीं पूरे वर्ल्ड कप में रिवर्स स्विंग। स्टार्क को भी हमने स्ट्रगल करते देखा, स्टार्क जी भी रिवर्स स्विंग पे डिफेंड करते हैं जी आफ्टर न्यू बॉल, स्टार्क को भी बहुत मार पड़ी। तो जी ये एसओपीज का इसमें था, थोड़ा सा हसन अली को अपनी लाइन लेंथ और इस हवाले से डेवलप करनी पड़ेगी अपनी बॉलिंग के। अगर रिवर्स स्विंग ना हुआ ऑस्ट्रेलिया में
ना वहां पर आपको वहां पर भी यही एसओपीज हुए, देन यू हैव टू थिंक समथिंग एल्स, कोई और स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। जहां तक फिलेंडर देखें, एक टूर्नामेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एनवायरनमेंट अच्छा रखा होगा, ये बॉलर्स बता सकते हैं कि अगर उन्होंने उन्हें कोई ऐसी चीज कराई है कि जिससे उसको फर्क पड़ा है, क्योंकि अगर एक को फर्क पड़ा है और वो उनकी वजह से पड़ा है तो फिर दूसरे को क्यों नहीं पड़ा। इसलिए जो एक मंथ का टाइम होता है ना, इसमें अगर कोई भी एज एडवाइजर या कंसल्टेंट आता है तो ऑन द गो आपको वो थोड़ी थोड़ी एडवाइस करता है, वो कोई बड़े चेंजेस नहीं लेकर आता। तो जब टाइम गुजरेगा तो हमें पता चलेगा। अभी तो सारा कोचिंग स्टाफ जो है, क्लैन भाई, फिलेंडर, हेडन, ये तो सब वर्ल्ड कप से पहले प्लेयर्स को मिले हैं। पुराने वालों में से सिर्फ इनके साथ फील्डिंग कोच थे, क्लिफ थे, इनका मंसूर राना साहब इनके मैनेजर थे। बहरहाल सभी ने एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रखा, प्लेयर्स अच्छा खेलते रहे, लेकिन किस कोच ने रहना है किसने नहीं रहना, ये अगले 5-6 महीने की कारकर्दगी जो है वो आपको बताएगी। एक टूर्नामेंट से किसी का नहीं पता चलता। अच्छा, आपने जैसे शाहीन आफरीदी की बात की कि उनको डेथ ओवर्स में ऑफ कोर्स रन पड़ा, और शायद लास्ट मैच में जो ऑस्ट्रेलिया से हारे उसमें भी देखा हमने कि वो शायद विकेट लेने के चक्कर में थे और उनको जो है वो रन पड़ गया, फुल पे बॉल करते रहे। तो अगर मतलब देखा जाए ओवरऑल तो शाहीन आफरीदी बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उनकी बॉल स्विंग भी होती है, स्पीड भी 145-46 पे जाती है और अच्छी खासी स्विंग होती है। तो क्या किस तरह से वो जो है वो इस कमी पे, इस खामी पे उन पे काम किया जा सकता है और काबू पाया जा सकता है? देखिए, जब आपको पता हो कि एक बैटर जो है वो अपने लेग साइड की तरफ स्कोर करता है, मेरा इशारा मैथ्यू वेड की तरफ है, उसके 41 रन सारे टांग से थे, उसने ऑफ स्टंप पे एक भी स्कोर नहीं किया। तो वहां पर जो है टैक्टिकली आपको करना ये चाहिए था कि आप यॉर्कर करते, ऑफ स्टंप से बाहर करते, आप उसकी स्टंप्स में बॉल करते रहे। कोई शक नहीं है कि उसने आउटस्टैंडिंग शॉट खेले और शाहीन इस एक्सपीरियंस से सीखेगा। अभी शाहीन यंग है, मेरा ख्याल है कि वहां पर कैप्टन भी हमारा यंग है। अगर ये लोग थोड़ा मोमेंटम तोड़ देते, थोड़ी गेम को रोक लेते और आपस में बातचीत करते और थोड़ा ये प्लान करते कि ये सारी शॉटें लेफ्ट की तरफ खेल रहा है, हमने ऑफ स्टंप से बाहर इसको मजबूर करना है कि ऑफ स्टंप के बाहर से खेले, तो पॉसिबल था कि फर्क पड़ जाता, रिजल्ट डिफरेंट होता। लेकिन इस तरह होने से ही प्लेयर सीखते हैं। और शाहीन ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, जैसे आपने कहा वो पाकिस्तान का बेहतरीन ऑप्शन है, बट ही इज वेरी यंग ऑल्सो, वो बहुत यंग है, तो उसको भी ये चीजों से सीखेगा। वो सभी ग्रेट बॉलर्स अपने टाइम पर मैचेस में मार भी पड़ती थी, आउट भी करते थे, इसी तरह सीखते थे। तो हमें पता है कि शाहीन सबसे अच्छा है, बस शाहीन को और वक्त चाहिए, जैसे जैसे खेलता जाएगा। देखिए, मार तो स्टार्क को भी पड़ी है फखर जमान से, जी बिल्कुल, उनको वो भी अगर ऑप्शन से बाहर करते, उनसे पहला ओवर कमिंस ने किया और उन्हें सिर्फ 3 रन हुए, और वो इसीलिए हुए कि वो ऑप्शन से बाहर बॉलिंग कर रहे थे। स्टार्क ने विकेटों में बॉलिंग की तो उसको छक्के लग गए। इसी तरह शाहीन भी अगर ऑप्शन से बाहर करता तो शायद वो बच जाता। बहरहाल आई थिंक मैथ्यू वेड को और ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट जाता है, बड़ी शानदार पार्टनरशिप थी, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम ने कोई बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेली, हमारी थोड़ी बहुत चीजें जो पहले से और बेहतर हो जाएंगी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। अच्छा, अगर बांग्लादेश के टूर की बात की जाए, अभी भी टीम वहां पे मौजूद है, 19 तारीख से T20 का भी आगाज हो रहा है, 2 टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं, तो सक्की भाई के होने से स्पिनर्स पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास स्पिन में शादाब खान है, लेकिन जिस क्लास का मतलब अच्छे बॉलर हैं, शादाब खान बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन हमें उस तरह की वेरिएशन नजर नहीं आई कि जिस तरह के स्पिनर्स जो हैं वो पाकिस्तान ने दिए हैं या प्रोड्यूस किए हैं। जैसा कि हम देख लें यासिर शाह हैं, वो तो टेस्ट में वो भी अवेलेबल नहीं है, वो इंजर्ड है। या पीछे अगर हम पीछे नजर मारे तो बहुत अच्छे स्पिनर्स आए, सईद अजमल आए, तो क्या वजह है हम स्पिनर्स उस तरह के जनरेट नहीं कर पा रहे, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? देखिए, जो आपकी स्पिनिंग लॉट T20 खेलती है, सिर्फ T20 खेलती है, ये 4 डे क्रिकेट खेलते ही नहीं है। तो जब तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे नहीं, इनकी वो वाली डेवलपमेंट होगी नहीं जो आपको सईद अजमल में या अब्दुल रहमान में या जुल्फिकार बाबर में नजर आती थी। ये तब तक वैसे नहीं बन सकते जब तक ये 2 से 3 सीजन फर्स्ट क्लास के नहीं खेले। ये लड़के सिर्फ खेलते हैं T20, T10, मैक्सिमम वनडे थोड़े से खेल लेते हैं। तो खाली व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने से आपको स्पिन का आर्ट नहीं आता। इनको अब चाहिए कि सिकलैन भाई की मौजूदगी है, उनसे फायदा उठाएं, उनके साथ बॉलिंग करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। ये जब तक एक दिन में 20 से 25 ओवर करेंगे नहीं, एक जगह पर एक लाइन पे बॉल इनका गिरेगा नहीं, ये कभी भी कंसिस्टेंट बॉलर नहीं बन सकते। शादाब ने पिछले 1 साल में अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन वर्ल्ड कप में उसने काफी बेहतर बॉलिंग की है, काफी हद तक उनकी लाइन बेटर हुई है। बट स्टिल वो जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स में जो फ्लाइट और गाइल होती है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर नहीं आ सकती, वो ये लोग खेलते नहीं है। तो जब तक इनकी फर्स्ट क्लास सीजन नहीं खिलाएंगे आप इनको, 20-25 मैच 2 साल में ये नहीं खेलेंगे, वो वाली चीज इनमें नहीं आएगी जो आप ढूंढ रहे हैं इनके अंदर। तो मुझे अब इजाजत दीजिए, मैंने एक और प्रोग्राम करना है। बहुत ठीक है,
बहुत शुक्रिया सलमान भाई हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट ने, पाकिस्तान टीम ने जो गलतियां की और उनमें काफी सारी चीजें थी जहां पे हम लैग कर रहे थे, और ऑफ कोर्स जो टीम थी नई थी, यंगस्टर्स थे सारे, लेकिन हमारे पास कुछ जो थे वो बड़े प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स भी थे। मोहम्मद हफीज थे हमारे पास, शुएब मलिक थे, तो बहुत सारी उनसे भी सीखने को मिली ऑफ कोर्स प्लेयर्स को। और आगे फॉरेन से फिर बांग्लादेश का टूर है, तो इसमें भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे अभी सलमान भट्ट ने बात की कि अगर जिस तरह क्योंकि दिसंबर में, नवंबर में जो है वो वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वक्त गर्मी होगी वहां पे, और अगर देखा जाए तो मतलब कंडीशंस वेट होंगी, वेट नहीं होगी, ड्राई होंगी। तो अगर बॉल को देखा जाए, बॉल भी जो ड्राई होगा और बॉल रिवर्स स्विंग भी होगा और बॉल में स्पीड भी आएगी, और वहां की जो पिचेस हैं वो बाउंसी हैं, स्पीडी हैं। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी स्पेशली बॉलर्स को, शाहीन आफरीदी, हसन अली जो पेसर्स हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए और एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो अगले वर्ल्ड कप में भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और थोड़ी सी फुटबॉल पे और क्रिकेट पे बात करते हैं। सबसे पहले वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और इंडिया सीरीज के बारे में बात करते हैं। तलाल डार ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक सौरव गंगोली का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि जो पाकिस्तान इंडिया सीरीज है वो ना तो मेरे हाथ में है और ना ही रमीज के हाथ में है, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो एशेज हो रही है। तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस तर्ज की सीरीज नहीं हो सकती? जी बिल्कुल। सौरव गंगूली की अगर हम पुरानी स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो सौरव गंगूली खुद कहा करते थे कि इंडिया के हर प्लेयर को कम से कम जिंदगी में एक बार, कैरियर में एक बार पाकिस्तान का टूर जरूर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो हॉस्पिटैलिटी है और जितना जबरदस्त एनवायरनमेंट खेलने को मिलता है उतना दुनिया में और कहीं नहीं होता। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब से वो बीसीसीआई में आए हैं उनके भी बयान ऐसे हो गए हैं जिस तरह कोई सियासतदान हो, और वो कहते हैं कि जी, हालांकि अगर बीसीसीआई चाहे तो जरूर हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से इंडियन पॉलिटिशियन तो वर्ल्ड कप में भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलें, लेकिन बीसीसीआई ने स्टैंड लिया और वर्ल्ड कप में मैच हुआ। तो गंगूली को चाहिए कि स्टैंड लें और ये टूर जरूर होना चाहिए, और कम से कम वर्ल्ड कप में तो इंडिया को जरूर पाकिस्तान आना चाहिए। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात की जाए क्रिकेट टीम की, अभी बांग्लादेश में है, वहां पे भी सीरीज है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, वेस्ट इंडीज भी आएगी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ओवरऑल एक अच्छा साइन है, अच्छी चीजें हो रही हैं और क्रिकेट शायकीन के लिए। और उसके बाद फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेजबानी हमें मिल गई है। बेशक इंडिया को, क्योंकि इंडिया को 3 मेजबानी, मतलब 3 ट्रॉफीज हैं 2031 तक जिनकी मेजबानी मिली है, जिसमें 2 वो शेयर करेगा, एक बांग्लादेश और एक श्रीलंका से, और एक वो इनफरादी तौर पे उसको होस्ट करेगा। तो पाकिस्तान को मिल तो गया एटलीस्ट, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्या कहते हैं इस पे? जी बिल्कुल। बात यह है कि अगर पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आता तो फिर हमारे पास भी एक रीजन होगा कि 2026 में जो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होना है, हम फिर उसका भी बॉयकॉट कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर बात है अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हमारे पास भी ये चॉइस होगी कि हम जाएं या ना जाएं। और उससे पहले पाकिस्तान में एशिया कप होना है, तो उसमें भी बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह आज रमीज राजा साहब ने बड़ा उन्होंने क्लियरली कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम अपनी कोई भी सीरीज या कोई भी इवेंट अपना यूएई में कराएं। तो पाकिस्तान का स्टैंड तो क्लियर है, और आपने देखा है कि जब हमने स्टैंड लिया तो ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाह रहा था, न्यूजीलैंड नहीं आना चाह रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया तो फिर वो सब आने के लिए मान गए हैं। न्यूजीलैंड भी सितंबर में आएगा 2022 में, इंग्लैंड ने भी आना है, ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है। तो ये 3 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा डरते हैं पाकिस्तान आने से। जब ये मान गए तो फिर इंडिया के पास कोई रीजन ही नहीं रहेगा कि सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान को इनकार कर सके। अच्छा, जैसे आपने भी बात की ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर सीरीज की बात की जाए तो टिम पेन जो उनके कैप्टन हैं पाकिस्तान टूर के लिए, तो उन्होंने कुछ खदशात का इजहार फिर से कर दिया है। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि अभी खिलाड़ियों ने अभी अपने घरों से इजाजत मांगी है कि क्या हम पाकिस्तान जाएं सीरीज के लिए। तो इसको मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं? कहीं फिर से कोई जो है वो नेगेटिव चीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो नहीं होने वाली?
देखिए, टिम पेन का जो कैरियर रिवाइव हुआ था, ये पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम में होते थे, लेकिन इनको फिर ड्रॉप कर दिया गया था और फिर 2017 में जी वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आई थी, जिसके विकेट कीपर टिम पेन ही थे। जी तो टिम पेन का तो कैरियर ही रिवाइव जो है वो पाकिस्तान के टूर से हुआ था। उसके बाद ये दोबारा इनकी ऑस्ट्रेलिया की टीम में एंट्री हुई और फिर जब स्मिथ और वार्नर को बैन किया गया तो ये कैप्टन भी बन जी। गए। तो उन्होंने अपना तो कहा है कि अगर मुझे सिलेक्ट किया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी पाकिस्तान जाके। जी और उन्होंने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया कि मे भी कि कुछ खिलाड़ियों को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात तहफ़्फ़ुज़ात हो हों, सकते वो भी उन्होंने क्लियरली नहीं कहा। उन्होंने कहा कि शायद तहफ़्फ़ुज़ात हों। जी और इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत से प्लेयर जो हैं वो जिस तरह बैन कटिंग पाकिस्तान आए PSL खेलने, उसके अलावा जॉर्ज बेली आए थे जब वर्ल्ड 11 की टीम आई थी, बैन डंक भी पाकिस्तान आ चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो पाकिस्तान आके खेल चुके हैं। तो इवन अगर उनके 2-4 प्लेयर आने से इनकार भी करते हैं तो उनकी एक बड़ी अच्छी टीम होगी जो पाकिस्तान आ सकेगी। अच्छा, अभी आपने जैसे PSL की बात की, तो PSL भी जनवरी से लेके फरवरी तक अगले साल हो रहा है। तो उसमें अगर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, क्या पाकिस्तान उसके लिए कितनी स्ट्रगल करेगा इंटरनेशनल प्लेयर्स को PSL में लाने के लिए? क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा कि कोई अगर की प्लेयर्स जो हैं क्रिकेट में, क्रिकेट हिस्ट्री के या क्रिकेट के, तो वो अगर पाकिस्तान आते हैं तो ऑफकोर्स इसका जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनली और जाएगा। तो कौन से बड़े क्रिकेटर्स हैं जो ऑप्शन है पाकिस्तान के पास कि उनको PSL में लाया जा सकता है, या उनका इम्पैक्ट क्या होगा अगर पाकिस्तान आता है आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो दौरे हैं दूसरी टीमों के, उन पर? देखें, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने काफी जो है ना इंटरेस्ट का इजहार किया है कि हम पाकिस्तान आके जरूर खेलना चाहेंगे। तो स्टीवन स्मिथ आ सकते हैं, डेविड वार्नर को ट्राई किया जा सकता है अगर उनकी सीरीज ना हो ऑस्ट्रेलिया की उन दिनों में। तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरह जॉश हेजलवुड हैं, पैट कमिंस हैं। ऑब्वियसली उनकी सीरीज भी आ रही है आगे, तो वो चाहेंगे कि उससे पहले पाकिस्तान का टूर करें और उससे थोड़ा सा उनको और ज्यादा सिक्योरिटी फील होगी। और जो बहुत से ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पाकिस्तान आ चुके हैं वो भी उनसे बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान बड़ा सिक्योर मुल्क है, तो आप जरूर पाकिस्तान जाएं। अच्छा, ICC टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो अभी जो रिसेंट में हुई उसमें पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। और टेस्ट क्रिकेट में वैसे भी देखा जाए तो हम उस तरह के जो प्लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो टेस्ट क्रिकेट को एक टेस्ट क्रिकेट समझ के खेलें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का मजाज जो है वो अलग है। और अगर बैटर्स में देखा जाए तो हमारे पास अजहर अली हैं, आबिद अली हैं, फवाद आलम हैं, बाबर आजम हैं और रिजवान अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन आगे फ्यूचर में क्या चीजें हैं, क्योंकि अभी हमारी सीरीज भी है बांग्लादेश के साथ, वहां भी 2 टेस्ट मैचेस हैं। तो पाकिस्तान अपनी टेस्ट क्रिकेट को करने के लिए, रिवाइव करने के लिए क्या कर सकता है? क्या ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं? किस तरह प्लेयर्स को मतलब उस मजाज में लाया जा सकता है? क्योंकि स्पेशली फास्ट बॉलर्स बड़े काउंट करते हैं, तो उनकी फिटनेस की चीजें हैं, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी? जी देखें, टेस्ट क्रिकेट अगर आपने इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपनी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो आपके मुल्क में होती है उसमें अच्छी पिचेस बनाएं। अभी तक आपके 12 मैचेस हुए हैं इस सीजन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, जिनमें से 11 मैचेस ड्रॉ हैं, सिर्फ एक मैच है जिसका रिजल्ट निकला है। और उसकी वजह यही है कि बैटिंग विकेट्स होती है, बहुत ज्यादा रन बनते हैं और फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्थ नहीं मिलती। तो हमें सबसे पहले तो रमीज राजा साहब ने भी बात की थी कि अपनी पिचेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि बराबर का बैट एंड बॉल दोनों के दरमियान एक बराबर का कंपटीशन हो और दोनों जो हैं वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपनी पिचेस को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है। अच्छा, तलाल क्रिकेट पे बात हुई, थोड़ी सी बात जो है वो फुटबॉल पे कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स जो हैं वो जारी हैं, जबकि अभी 20 नवंबर से इंग्लिश प्रीमियर लीग का दोबारा से वो मतलब मैचेस शुरू हो जाएंगे, बंडसलीगा के मैचेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की। तो अभी हमने देखा कि कल एक बड़ा मैच था, मतलब एक बड़ा हाई स्कोरिंग बड़े गोल्स का मैच, 10-0 से सैन मोरिनो को शिकस्त हुई इंग्लैंड ने दी और इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर चुका है और अर्जेंटीना भी क्वालिफाई कर चुका है मुसलसल 13वीं बार। तो सबसे पहले तो कितनी एक्साइटमेंट है वर्ल्ड कप को लेके और इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अर्जेंटीना ने तो क्वालिफाई कर लिया और लियोनेल मेसी अब 5वीं बार, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली उनका आखिरी एक वर्ल्ड कप होगा, उसमें उन्होंने तो क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा शॉकिंग रिजल्ट था इस पूरे वर्ल्ड कप क्वालिफायर का वो ये कि पुर्तगाल जो है वो डायरेक्टली अपनी जगह नहीं बना सकी और उसको प्ले ऑफ खेलने पड़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि पुर्तगाल का इटली के साथ मैच आ जाए और पुर्तगाल और इटली में से एक टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। और हमें पता है कि इटली यूरो कप के इस वक्त चैंपियंस हैं, इस साल जो यूरो कप हुआ था, और पुर्तगाल पिछले यूरो कप के चैंपियंस हैं। तो अगर मैं दोनों का आपस में मैच आ गया तो एक बहुत बड़ी टीम
वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। इटली जो है वो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी जी। हैं, और पुर्तगाल का आपको पता है कि रोनाल्डो अगर बाहर हो गए तो वर्ल्ड कप का तो समझ लें कि मजा किरकिरा हो जाएगा। तो अब इस वजह से देखना है कि पुर्तगाल का किसके साथ वो क्वालिफाइंग राउंड में मैच आता है, और सब यही उम्मीद करेंगे कि इटली आएंगे। अच्छा, ब्राजील और अर्जेंटीना का मैच जो गुज़िश्ता रोज हुआ उसमें हमने देखा कि उसमें भी नेमार जो थे वो नहीं खेले, और की प्लेयर है नेमार, क्योंकि अगर पिछले वर्ल्ड कप की 2018 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसमें भी बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर थे, और आगे भी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ब्राजील के लिए बहुत मैटर करेगी। तो क्या आप क्या देख रहे हैं कि मतलब पिछला मैच भी नहीं खेले, और आगे क्या अगर नेमार जो होते हैं उनकी उस तरह से अगर फॉर्म में वापस नहीं आते तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है ब्राजील के लिए? जी, हमने नेमार का देखा है कि नेमार ब्राजील के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि 2014 का आपको याद ही होगा, वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जब ब्राजील और जर्मनी का मैच हुआ था तो नेमार नहीं थे, तो इतना वो उनको साइकोलॉजिकली डिसएडवांटेज था ब्राजील को कि ब्राजील 7-1 से वो मैच हार गई थी, और एक तारीखी शिकस्त हुई थी उनको अपने होम ग्राउंड पे। जी। तो नेमार का होना उनके लिए बड़ा जरूरी है। ये बात है कि ब्राजील इस पूरे जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड था उसमें अनडिफिटेड रही, नाकाबिले शिकस्त रही, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर नेमार की जो है वो बहुत अहम होगा रोल, और क्योंकि वो थोड़ा इंजरी प्रोन भी है जी। तो उनको कतर में तो जिस तरह का मौसम होगा जी। उनको और भी मसाइल हो सकते हैं, तो उनको अपनी फिजिकल फिटनेस पर बहुत काम करना पड़ेगा। अच्छा, अगर जो दो स्टार प्लेयर्स हैं फुटबॉल की दुनिया के, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2022 के वर्ल्ड कप के बाद दोनों प्लेयर्स जो हैं वो छोड़ देंगे अपनी नेशनल साइड से खेलना, क्योंकि इनकी एज भी हो गई और अपनी जो खेल थे वो ये खेल चुके। लेकिन जो फुटबॉल है या फुटबॉल की दुनिया है इनको कितना मिस करेगी, और जो मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में कौन से आपको प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जो इनको रिप्लेस करेंगे? देखिए, रोनाल्डो और मेसी पांचवी बार इस बार वर्ल्ड कप खेलेंगे। अगर तो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल क्वालिफाई कर लेती है, और आज तक फुटबॉल की हिस्ट्री में टोटल 4 खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, क्योंकि 5 वर्ल्ड कप खेलने का मतलब है कि आपका कैरियर कम से कम 16 साल का हो, और फुटबॉल जितनी फिजिकल गेम है इसमें इतना लंबा कैरियर होना इतना आसान नहीं है। मतलब हमें क्रिकेट में तो नजर आता है कि शोएब मलिक 22-23 साल खेल गए, लेकिन फुटबॉल में इतना आसान नहीं होता इतना लंबा कैरियर, तो इन दोनों को तो जितनी दाद दी जाए वो कम है। अगर इनकी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो अब तो नेमार को भी इतना अच्छा हो गया कि नेमार ने भी कह दिया कि अगला वर्ल्ड कप मेरा आखिरी होगा, और काइलियन एम्बापे आप कह सकते हैं कि वो इनकी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। और अब तो दोनों इतना अच्छा हो गया दोनों को कि जिन खिलाड़ियों को इनकी रिप्लेसमेंट कहा जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह उनका कैरियर इनसे पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईडन हजार्ड जो है उनको भी इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जाता था, लेकिन अब वो भी उनको इतनी इंजरीज हो रही हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि उनका कैरियर इनसे पहले खत्म हो जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड कप में क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस भी है फ्रांस, तो क्या देख रहे हैं फ्रांस जो है वो दिफा कर पाएगी टाइटल का? और दूसरी बात के क्योंकि अगर टीम को देखा जाए तो फ्रांस के पास एक से बढ़ के एक प्लेयर है, स्टार से भरी टीम है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रांस से आप? देखिए, फ्रांस की टीम जो है वो पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में हमने देखा है कि थोड़ी सी डाउन तो हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली 4 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, और इतना अरसा अपनी कंसिस्टेंसी रखना इतना आसान नहीं होता। हमने देखा कि वो यूरो कप भी नहीं जीत सके, और इसके अलावा इन क्वालिफायर जो मुकाबले हुए हैं इनमें भी फ्रांस की वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई जो इनकी वर्ल्ड कप में होती थी। लेकिन अब देखना है कि बाकी मुल्क भी पूरा जोर लगाएंगे कि इनको टाइटल के दिफा से रोकें, और पुर्तगाल भी ऑब्वियसली पूरा जोर लगाएगी, अर्जेंटीना, ब्राजील और जर्मनी की टीम एक ऐसी यंग टीम हमें नजर आ रही है, इवन वो अगले वर्ल्ड कप में काफी टीमों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। अच्छा, बेल्जियम और क्रोएशिया ये दोनों ऐसी टीमें हैं कि हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा कि स्पेशली क्रोएशिया के एकदम से ऊपर आई, और जिस तरह से उन्हें लीड किया लुका मॉड्रिच ने, तो क्या आप देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में हमें देखने को उस तरह की फुटबॉल देखने को मिलेगा कि जो पिछले वर्ल्ड कप में जिस तरह से क्रोएशिया ने परफॉर्म किया, तो इस वर्ल्ड कप में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रोएशिया से वैसी ही परफॉर्मेंस? क्रोएशिया की टीम के पिछली बार लुका मॉड्रिच ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था, वो उनका समझ लें कि उनकी टीम की रीढ़ की हड्डी थे, और उस साल उनको बालन डी'ओर भी मिला था 2018 में जब क्रोएशिया की टीम वर्ल्ड कप की रनर अप हुई थी। लेकिन अब लुका मॉड्रिच भी ऑब्वियसली उनकी एज भी थोड़ी ज्यादा हो गई है, और उनका फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं रहा जितना एक जमाने में होता था। उसके अलावा मैटियो कोवाचिच है जो कि चेल्सी के प्लेयर हैं, वो भी क्रोएशिया में है, उनका हमने फॉर्म देखा कि थोड़ा अच्छा है, और वो
इस जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन क्रोएशिया का मेरे ख्याल से वो हम लेवल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो पिछले वर्ल्ड कप में था। जहां तक आपने बेल्जियम का पूछा, बेल्जियम के बहुत से ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं कि जो आज से 10 साल पहले जिनका समझा जा रहा था, जिस तरह रोमेलू लुकाकू थे, केविन डी ब्रूना थे, एडन हजार्ड थे, कि ये बेल्जियम को जरूर वर्ल्ड कप या यूरो कप जिता सकते हैं, लेकिन वो ऐसे साबित हो रहे हैं जिस तरह चोकर साउथ अफ्रीका थे क्रिकेट में, कि हमेशा सेमीफाइनल में आके वो चोक कर जाते हैं। तो इस वजह से उनकी टीम का भी हम नहीं कह सकते कि होंगे अगले। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी जैसे आपने लुकाकू की भी बात की और क्रोएशिया में क्योंकि जो प्लेयर्स हैं चेल्सी के, तो चेल्सी की भी बात हुई, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो चेल्सी अभी लीग में टॉप कर रही है और लुकाकू बेशक बहुत महंगी उनकी जो मतलब बहुत महंगे प्लेयर हैं, बहुत महंगे साबित भी हुए चेल्सी के लिए, बहुत महंगे में खरीदा उन्हें, वापस आए वो। लेकिन क्या देख रहे हैं सबसे पहले तो चेल्सी की परफॉर्मेंस, और जो लुकाकू हैं वो फॉर्म में भी हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, गोल्स भी कर रहे हैं, तो उनकी क्लब में और इस वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस रहेगी और क्या उसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, लुकाकू काफी हफ्तों से इंजर्ड थे, जिसकी वजह से चेल्सी के पिछले 2-3 मैच भी नहीं खेल सके, और चेल्सी के जो दूसरे स्ट्राइकर हैं टिमो वेर्नर, वो भी थोड़े दिनों से एब्सेंट थे अपनी इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से चेल्सी को बड़ी मुश्किलात थी और काफी मैचेस तो उनको बगैर स्ट्राइकर के खेलने पड़े। लेकिन अब लुकाकू फिट हो चुके हैं, लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि चेल्सी के जो अगले 3-4 मैचेस हैं वो काफी मुश्किल हैं। एक तो उनका लीस्टर सिटी के साथ, जो कि 2016 के चैंपियंस हैं, उनके साथ मैच है, फिर इनका यूवेंटस के साथ है चैंपियंस लीग में, फिर इनका मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ है। तो अगर तो चेल्सी इन मैचेस के अंदर अपनी लीड बरकरार रख लेती है तो आप कह सकते हैं कि इनका टाइटल जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2-3 मैचेस में उनको अपसेट हो जाता है और शिकस्त हो जाती है तो फिर उनके लिए टाइटल जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तलाल डार हमारे साथ मौजूद थे, बात हो रही थी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, और अभी 20 नवंबर से जो है वो बाकायदा तौर पे बंडसलीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के मैचेस दोबारा से शुरू हो रहे हैं। और अगर ला लीगा में बात की जाए तो जब से मेसी छोड़ के गए हैं तो जो बार्सिलोना है, बार्सिलोना में वो मोमेंटम नहीं रहा, प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हालांकि उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके पास पीके हैं, उनके पास वेडाल हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो देखने को नहीं मिल रही। इवान रैकिटिक है उनके पास, लेकिन खैर वो जीत की तलाश में है, कुछ में कामयाबी भी मिली और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जिस तरह मेसी मोमेंटम में आ गए हैं, होपफुली जो बार्सिलोना है वो भी वापस मोमेंटम में आ जाएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।